हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे शरतचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित एक बांग्ला कहानी परिणीति का हिंदी रूपांतर। तो आइए सुनते हैं। लक्ष्मण की छाती पर जब शक्ति बाण लगा होगा तो जरूर उनका चेहरा भयंकर दर्द से सिकुड़ गया होगा, लेकिन गुरुचरण का चेहरा शायद उससे भी ज्यादा विकृत और टूटा फूटा नजर न आया। जब अलस सुबह अंतपुर से यह खबर आई कि घर की गृहिणी ने अभी अभी बिना किसी बाधा विघ्न के राजी खुशी 5वीं कन्या रत्न को जन्म दिया है। गुरुचरण 60 रुपये तनख्वाह का बैंक क्लर्क था, इसलिए उसका तन बदन जैसे ठेके के गाड़ी के घोड़े की तरह सूखा साखा शीर्ण था। उसके चेहरे मोहरे और आंखों में भी उस जानवर की तरह ही निष्काम, निर्विकार, निर्लिप्त भाव। इसके बावजूद आज यह भयंकर शुभ संवाद सुनकर उनके हाथ का हुक्का हाथ में ही रह गया। वे अपनी जीर्ण पैतृक तकिए से टिक कर बैठ गए। उनमें इतना जोर भी न रहा कि वे लंबी सी सांस भी ले सके। यह शुभ संवाद लेकर आई थी उनकी तीसरी बेटी, 10 वर्षीय अन्ना काली। चलो बापू, चलो ना देखने, बेटी का मुखरा निहारते हुए गुरुचरण ने कहा। बिटिया जरा एक गिलास पानी तो लाना, प्यास लगी है। बेटी पानी लेने चली गई। उसके जाते ही गुरुचरण को सबसे पहले प्रसूति खाने के सैकड़ों खर्च का ख्याल आने लगा। उसके बाद उनकी आंखों के आगे स्टेशन की वह भीड़ तैर गई। स्टेशन पर गाड़ी पहुंचते ही, ट्रेन का दरवाजा खुल पाते ही जैसे तीसरे दर्जे के मुसाफिर अपना पोटला पोटली संभालते पागलों की तरह लोगों को कुचलते पीसते उछल कूद कर बाहर आते रहते हैं, उसी तरह मार मार का शोर मचाते हुए उनके दिमाग में चिंता परेशानियों का रेला हाहारने लगा। उन्हें याद आया, पिछले साल अपनी दूसरी बेटी की शादी के वक्त बहु बाजार स्थित यह 2 मंजिला शरीफ आशियाना भी बंधक रखा जा चुका है और उसका 6 महीने का ब्याज चुकाना अभी तक बाकी है। दुर्गा पूजा में अब सिर्फ महीने भर की देर है। मंझली बेटी के यहाँ उपहार वगैरह भी भेजना होगा। दफ्तर में कल रात 8 बजे तक डेबिट क्रेडिट का हिसाब नहीं मिल पाया। आज दोपहर 12 बजे अंदर सारा हिसाब विलायत भेजना ही होगा। कल बड़े साहब ने हुक्म जारी किया है कि मैले कुचैले कपड़े पहनकर कोई दफ्तर में नहीं घुस सकेगा, जुर्माना लगेगा। जबकि पिछले हफ्ते से धोबी का अता पता नहीं है। घर के सारे कपड़े लत्ते समेट कर शायद वह 9-2-11 हो गया है। गुरुचरण से अब टिक कर बैठा भी नहीं गया। हाथ का हुक्का ऊंचा उठाकर वे अध लेटे हो गए। वे मन ही मन बुदबुदा उठे, हे भगवान, इस कलकत्ता शहर में हर रोज कितने ही लोग गाड़ी घोड़े तले कुचले जाकर अकाल मौत के शिकार हो जाते हैं। वे लोग तुम्हारे चरणों में क्या मुझसे भी ज्यादा अपराधी हैं? हे दयामय, मुझ पर दया करो। कोई भारी भरकम मोटर ही मेरी छाती पर से गुजर जाए। अन्ना काली पानी ले आई। लो बापू, उठो, मैं पानी ले आई। गुरुचरण उठ बैठे और गिलास का सारा पानी एक ही सांस में पी गए। आह, ले बिटिया, गिलास लेती जा, उन्होंने कहा। उसके जाते ही गुरुचरण दोबारा लेट गए। ललिता कमरे में दाखिल हुई। मामा, चाय लाई हूं, चलो उठो। चाय का नाम सुनकर गुरुचरण दोबारा उठ बैठे। ललिता का चेहरा निहारते हुए उनकी आधी परेशानी हवा हो गई। रात भर जगी रही न बिटिया, आ थोड़े देर मेरे पास बैठ। ललिता सकुचाती सी मुस्कान बिखेरती हुई उनके करीब चली आई। रात को मैं ज्यादा देर नहीं जागी मामा। इस जीर्ण शीर्ण चिंता फिक्रग्रस्त अकाल बूढ़े मामा के मन की गहराइयों में टीसती हुई व्यक्त पीड़ा का इस घर में उससे बढ़कर और किसी को एहसास नहीं था। गुरुचरण ने कहा, कोई बात नहीं, आ मेरे पास आ। ललिता उनके पास आ बैठी। गुरुचरण उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। अचानक उन्होंने कहा, अपनी इस बिट्टी को किसी राजा के घर दे पाऊं तो समझूंगा
काम जैसा काम किया। ललिता सिर झुकाए झुकाए प्याली में चाय उड़ेलने लगी। गुरुचरण ने अपनी बात जारी रखी। अपने इस दुखियारी मामा के यहाँ तुझे दिन रात जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है न बिट्टू। ललिता ने सिर हिलाकर कहा, रात दिन मेहनत की क्या बात है मामा? सभी लोग काम करते हैं, मैं भी करती हूँ। उसकी इस बात पर गुरुचरण हंस पड़े। चाय पीते पीते उन्होंने पूछा, हाँ तो ललिता आज खाने वाने का क्या होगा बिट्टी? ललिता ने सिर उठाकर जवाब दिया, क्यों मामा, मैं पकाऊंगी ना। गुरुचरण ने अचकचा कर कहा, तू तू पकाएगी बिटिया? तुझे पकाना आता है? आता है मामा, मामी से मैंने सब सीख लिया है। गुरुचरण ने चाय की प्याली रख दी और उसे गले लगाते हुए पूछा, सच्ची? सच्ची, मामी बता देती हैं, मैं पकाती हूँ। कितने ही दिनों तो मैंने ही पकाया है। यह कहते हुए ललिता ने सिर झुका लिया। उसके झुके हुए सिर पर हाथ रखकर गुरुचरण ने उसे खामोश आशीर्वाद दिया। उनकी एक गंभीर चिंता दूर हो गई। यह घर गली के नुक्कड़ पर ही स्थित था। चाय पीते पीते उनकी निगाह अचानक खिड़की के बाहर जा पड़ी। गुरुचरण ने चीख कर आवाज लगाई, शेखर, ओ शेखर, सुन, जरा सुन जा। एक लंबा चौड़ा बलिष्ठ सुदर्शन नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। आओ बैठो, आज सवेरे अपनी काकी की करतूत शायद सुनी होगी। शेखर के होठों पर मंद मंद मुस्कान झलक उठी। करतूत क्या, लड़की हुई है, बस यही बात है ना? एक लंबी उसास फेंक कर गुरुचरण ने कहा, तुमने तो कह दिया बस यही बात, लेकिन यह किस हद तक बस यही बात है? सिर्फ मैं ही जानता हूँ रे। ऐसा न कहे काका, काकी सुनेगी तो बहुत दुख होगा। इसके अलावा भगवान ने जिसे भेजा है उसे ही लाड़ दुलार से अपना ले, शेखर ने तसल्ली दी। पल भर को खामोश रहने के बाद गुरुचरण ने कहा, लाड़ दुलार करना चाहिए, यह तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन बेटा भगवान भी तो इंसाफ नहीं करते। मैं ठहरा गरीब मानस, मेरे घर में इतनी भरमार क्यों? यह घर तक तुम्हारे बाप के पास रेहन पड़ा है। खैर पड़ा रहे, मुझे इसका दुख नहीं है शेखर, लेकिन हाथों हाथ ही देख लो ना बेटा, यह मेरी ललिता है, बिन माँ बाप की सोने की गुड़िया। यह सिर्फ राजा के घर ही सजेगी। इसे मैं अपने जीते जी कैसे जिस तीस के हाथ में सौंप दूं? बताओ। राजा के मुकुट में वह जो कोहिनूर जगमगाता है, वैसा कई कई कोहिनूर जमा करके मेरी इस बेटी को तौला जाए तो भी इसका मोल नहीं हो सकता। लेकिन यह कौन समझेगा? पैसों के अभाव में ऐसी रतन को मुझे बहा देना होगा। तुम ही बताओ बेटा, उस वक्त छाती में कैसी तीर चुभेगी? 13 साल की हो गई है, लेकिन मेरे हाथ में 13 पैसे भी नहीं है कि इसका कोई रिश्ता तक तय नहीं कर पा रहा हूं। गुरुचरण की आंखों में आंसू झलक गए। शेखर खामोश रहा। गुरुचरण ने अगला वाक्य जोड़ा, सुनो शेखर नाथ, अपने यार दोस्तों में ही तलाश कर बेटा, अगर इस लड़की की कोई गति कर सके। सुना है आजकल बहुत तेरे लड़के रुपए पैसे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, सिर्फ लड़की देखते हैं और पसंद कर लेते हैं। ऐसा कोई लड़का संयोग से मिल जाए शेखर, तो मैं कहता हूँ मेरे आशीर्वाद से तुम राजा होगे। और क्या कहूँ बेटा, इस मोहल्ले में तुम लोगों के ही आश्रय भरोसे हूँ। तुम्हारे बाबूजी मुझे अपने छोटे भाई की तरह देखते हैं। शेखर ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, देखूंगा। देखो बेटा, भूलना नहीं, ललिता ने तो 8 साल की उम्र से तुमसे ही पढ़ना लिखना सीखा है। इंसान बन रही है, तुम भी तो देख रहे हो। वह कितनी बुद्धिमती है, कितनी शांत शिष्ट है। बुंदकी भर लड़की, आज से वही हमारे यहाँ पकाएगी, परोसेगी, देगी, सहेजेगी। अब से सब कुछ इसके जिम्मे। उस पर ललिता ने एक बार नजरें उठाकर झट से झुका ली। उसके होठ के दोनों ओर ईर्ष्यत फैल कर रह गई। गुरुचरण ने फिर एक लंबी उसाहत छोड़कर कहा, इसके बाप ने ही क्या कम रोजगार किया, लेकिन सारा कुछ ईट ढंग से
दान कर गया कि इस लड़की के लिए कुछ नहीं रख गया। शेखर खामोश रहा। गुरुचरण खुद ही दोबारा बोल उठे, वैसे कुछ भी रख कर नहीं गया, यह भी कैसे कहूं। उसने जितने सारे लोगों का जितना जितना दुख मिटाया, उसका सारा पुण्य मेरी इस बेटी को सौंप गया। वरना इतनी नन्ही सी बच्ची ऐसी अन्नपूर्णा हो सकती है भला? तुम ही बताओ शेखर, यह सच है या नहीं? शेखर हंस पड़ा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह जाने के लिए उठने ही वाला था। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे थे? उन्होंने पूछा। बैरिस्टर के यहाँ, एक केस के सिलसिले में। इतना कहकर वह उठ खड़ा हुआ। गुरुचरण ने उसे फिर याद दिलाया, मेरी बात जरा याद रखना बेटा। वह जरा सांवली जरूर है, लेकिन ऐसी सूरत शक्ल, ऐसी हंसी, इतनी दया माया दुनिया भर में खोजते फिरते भी किसी को मिलेगा? शेखर ने सहमति में सिर हिलाया और मंद मंद मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। उस लड़के की उम्र 25-26, एमए पास करने के बाद अब तक अध्यापन में लगा रहा। पिछले वर्ष एंटॉर्नी बन गया। उसके पिता नवीन राय का गुड़ का कारोबार था। लखपति बन जाने के बाद इधर कुछ एक सालों से कारोबार छोड़कर घर बैठे तिजारती का धंधा शुरू कर दिया है। बड़ा बेटा वकील है। यह शेखर नाथ उनका छोटा बेटा है। मोहल्ले की छोर पर उनका विशाल 3 मंजिला मकान शान से सिर उठाए खड़ा है। उसी मकान की खुली छत से सटी हुई गुरुचरण की छत है, इसलिए दोनों परिवारों में बेहद आत्मीयता जुड़ गई थी। घर की औरतें इसी राह आना जाना करती थी। काफी लंबे अरसे से श्याम बाजार के किसी अमीर घराने के साथ शेखर के विवाह की बातचीत चल रही है। उस दिन जब वे लोग देखने आए तो उन लोगों ने अगले माह का कोई शुभ दिन तय करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन शेखर की मां ने इनकार कर दिया। उन्होंने महरी के जरिए मर्दाने में यह कहला भेजा कि लड़का जब खुद लड़की देखकर पसंद कर आए तभी यह विवाह संभव है। नवीन राय की नजर सिर्फ दौलत पर थी। गृहिणी की इस टाल मटोल से वे नाराज हो गए। यह कैसी बात? लड़की तो देखी भाली है, बातचीत पक्की हो जाने दो, उसके बाद सगाई के दिन अच्छी तरह देख लेना। लेकिन गृहिणी राजी न हुई। उन्होंने पक्की बातचीत करने से मना कर दिया। उस दिन नवीन राय इस कदर नाराज हुए कि खाना भी काफी देर से खाया और दोपहर को वे बाहर वाले कमरे में ही सोए। शेखर नाथ इज्जत शौकीन तबीयत का शख्स था। यह तीसरी मंजिल के जिस कमरे में रहता था वह काफी सजा हुआ था। करीब 5-6 दिन बाद एक दिन दोपहर को जब वह अपने कमरे के बड़े से आईने के सामने खड़ा खड़ा लड़की देखने जाने के लिए तैयार हो रहा था, ललिता कमरे में दाखिल हुई। कुछ एक पल उसकी तरफ खामोश निगाहों से देखते हुए उसने कहा, सुनो, जरा अच्छी तरह सजा वजा तो दो ताकि बीवी पसंद कर ले। ललिता हंस पड़ी। अभी तो मेरे पास वक्त नहीं है शेखर दा, मैं रुपए लेने आई हूँ। इतना कहकर उसने तकिए के नीचे दबी चाबी निकाली और अलमारी खोलकर दराज से कुछ रुपए निकाल कर गिने। रुपए आंचल में बांधकर उसने स्वगतः ही कहा, जरूरत के वक्त रुपए ले तो जाती हूँ, मगर इतना सब शोध कैसे होगा? शेखर ने ब्रश फेर कर एक तरफ के बाल बड़े जतन से ऊंचे किए और पलटकर ललिता की ओर मुखातिब हुआ। शोध होगा नहीं, हो रहा है। ललिता को उसकी बात समझ में नहीं आई। उसकी आंखें शेखर के चेहरे पर गड़ी रही। यूं देख क्या रही हो, समझ में नहीं आया? ना। ललिता ने इनकार में सिर हिला दिया। जरा और बड़ी हो जाओ तब समझ जाओगी। इतना कहकर शेखर ने जूते पहने और कमरे से बाहर निकल गया। रात को शेखर कोच पर चुपचाप लेटा हुआ था। अचानक उसकी माँ कमरे में दाखिल हुई। वह हड़बड़ा कर उठ बैठा। माँ तखत पर बैठ गई। लड़की देखी? कैसी है रे? अच्छी, माँ के चेहरे की तरफ देखते हुए शेखर ने जवाब दिया। शेखर की माँ, नाम भुवनेश्वरी, उम्र लगभग 50 के करीब आ पहुंची थी, लेकिन तन बदन इतना कसा हुआ, इतना खूबसूरत
कि वे 35-36 से ज्यादा की नहीं लगती थी। ऊपर से उनके ऊपर आवरण के अंदर जो मातृत्व हृदय मौजूद था वह और भी ज्यादा नया और कोमल था। वे गांव देहात की औरत, वे गांव देहात में पैदा हुई, वहीं पली बढ़ी, लेकिन शहर में भी कभी किसी दिन भी बेमेल नहीं नजर आई। जैसे उन्होंने शहर की चुस्ती फुर्ती, जीवंतता और आचार व्यवहार उन्मुक्त भाव से ग्रहण कर लिया, उसी तरह अपनी जन्मभूमि की निविड़ निस्तब्धता और माधुर्य भी उन्होंने नहीं खोया। यह माँ शेखर के लिए कितना विराट गर्व थी, यह बात उसकी माँ भी नहीं जानती थी। ईश्वर ने शेखर को काफी कुछ दिया था, अनन्य सेहत, रूप, ऐश्वर्य, बुद्धि, लेकिन ऐसी माँ की संतान हो पाने का सौभाग्य को वह समूचे तन मन से ऊपर वाले का सबसे बड़ा दान मानता था। अच्छी, कहकर तू चुप क्यों हो गया? माँ ने पूछा। शेखर ने दोबारा हंसकर सिर झुका लिया। तुमने जो पूछा वही तो बताया। माँ भी हंस पड़ी। कहाँ बताया? रंग कैसा है? गोरा? किसके जैसी है? हमारी ललिता जैसी? शेखर ने सिर उठाकर जवाब दिया, ललिता तो काली है। माँ, उससे तो गोरी है। चेहरा मोहरा, आंखें कैसी है? वह भी बुरी नहीं। तो घर के कर्ता से कह दूं? इस बार शेखर खामोश रहा। कुछ एक पल बेटे का चेहरा पढ़ते हुए माँ ने अचानक सवाल किया, हाँ रे, लड़की पढ़ी लिखी कितनी है? वह तो मैंने नहीं पूछा माँ। माँ एकदम से ताज्जुब में पड़ गई। यह कैसी बात है रे? जो आजकल तुम लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वही बात पूछकर नहीं आया? शेखर हंस पड़ा। नहीं माँ, यह बात तो मुझे याद ही नहीं रही। बेटी की बात सुनकर अब वे बाकायदा विस्मित हो उठी और कुछ एक पल उनकी निगाहें बेटे के चेहरे पर गड़ी रही। अचानक वे हंस पड़ी। यानी तू वहां विवाह नहीं करेगा? शेखर जाने क्या तो कहने जा रहा था, अचानक ललिता को कमरे में दाखिल होते देखकर वह खामोश हो गया। ललिता धीमे कदमों से भुवनेश्वरी के पीछे आ खड़ी हुई। भुवनेश्वरी ने बाएं हाथ से उसे खींचकर अपने सामने कर लिया। क्या बात है बिटिया? ललिता ने फुसफुसा कर जवाब दिया, कुछ नहीं माँ। वह पहले उन्हें मौसी बुलाया करती थी, लेकिन उन्होंने उसे बरजते हुए कहा, मैं तुम्हारी मौसी नहीं, माँ हूँ। बस उसी दिन से वह उन्हें माँ बुलाने लगी। भुवनेश्वरी ने उसे और करीब खींचकर उसे दुलारते हुए पूछा, कुछ नहीं, तो तुम मुझे सिर्फ एक बार देखने आई है? ललिता खामोश रही। देखने आई है कि वह खाना कब पकाएगी? शेखर एकदम से बोल उठा, क्यों? पकाएगी क्यों? शेखर ने विस्मित मुद्रा में पलटकर सवाल किया, तो उन लोगों का खाना और कौन पकाएगा? उस दिन उसके मामा ने भी तो यही कहा कि पकाने परोसने का काम ललिता ही करेगी। माँ हंस पड़ी। उसके मामा की क्या बात है? कुछ कहना था सो कहकर छुट्टी पा ली। उसकी तो अभी शादी नहीं हुई, उसके हाथ का खाएगा कौन? मैंने अपने पंडित जी को भेज दिया है, वे ही पकाएंगे। हमारा खाना बड़ी बहुरानी बना रही है। आजकल दोपहर को मैं वहीं चली जाती हूँ। शेखर समझ गया, उस दुखी परिवार की जिम्मेदारी माँ ने अपने ऊपर ले ली है। उसने राहत की सांस ली और खामोश हो रहा। करीब महीना भर गुजर गया। एक शाम शेखर अपने कमरे के कोच पर लेटा लेटा कोई अंग्रेजी उपन्यास पढ़ रहा था। उस उपन्यास में वह खासा मग्न हो गया था। तभी ललिता उसके कमरे में दाखिल हुई। उसने तकिए के नीचे से चाबी निकाली और खट खट की आवाज के साथ वह अलमारी का दराज खोलने लगी। किताब में सिर उठाए बिना ही शेखर ने कहा, क्या बात है, रुपए निकाल रही हूं? शेखर ने हुंकारी भरी और पढ़ने में ध्यान मग्न हो गया। ललिता आंचल में रुपए गठिया कर उठ खड़ी हुई। आज वो काफी सज धज कर आई थी। वह चाहती थी शेखर एक बार उसे देख ले। 10 रुपए लिए हैं शेखर दा। अच्छा, शेखर ने जवाब तो दिया मगर उसकी तरफ देखा नहीं। निरुपाय ललिता इधर उधर की चीजें उलटने पलटने लगी। झूठ मूठ ही देर तक रुकी रही, लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला तो धीमे कदमों से
कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन यूं चले जाने से ही तो नहीं चलता, उसे दोबारा लौट कर दरवाजे पर खड़ा होना पड़ा। आज वे लोग थिएटर जा रही थी। शेखर की अनुमति बिना वह कहीं नहीं जा सकती, यह बात वह जानती थी। किसी ने उसे शेखर से अनुमति लेने को नहीं कहा, या वह क्यों, किस लिए, यह सब ख्याल उसके मन में कभी नहीं जगे। लेकिन इंसान मात्र में एक सहज स्वाभाविक बुद्धि मौजूद है। उसी बुद्धि ने उसे सिखाया था कि भले और कोई मनमानी कर सकता है, जहां चाहे जा सकता है, मगर वह ऐसा नहीं कर सकती। इसके लिए वो आजाद भी नहीं है। मामा मामी की अनुमति ही उसके लिए यथेष्ट नहीं है। दरवाजे की आड़ में खड़ी खड़ी उसने कहा, हम लोग नाटक देखने जा रही हैं। उसकी मृदु आवाज शेखर के कानों तक नहीं पहुंची। ललिता ने जरा और तेज आवाज में कहा, सब लोग मेरा इंतजार में खड़े हैं। इस बार शेखर के कानों तक उसकी आवाज पहुंच गई। उसने किताब एक को रखते हुए कहा, क्या बात है? ललिता ने ईषद तमक कर जवाब दिया, इतनी देर बाद मेरी आवाज कानों तक पहुंची। हम लोग थिएटर जा रहे हैं। हम लोग कौन? शेखर ने पूछा। मैं, अन्ना काली, चारूबाला का भाई, चारूबाला, उसके मामा। यह मामा कौन है? शेखर, उसका मामा कौन? ललिता, उनका नाम गिरीन्द्र बाबू है। 5-6 दिन हुए अपने घर मुंगेर से यहाँ आए हैं। यहीं कलकत्ते में रहकर बीए में पढ़ेंगे। बड़े अच्छे आदमी हैं। शेखर बीच में ही कह उठा, वाह, नाम पता पेशा सब मालूम कर लिया तुमने तो। देख पड़ता है इतने ही में खूब हेल मेल हो गया है, इसलिए 4-5 दिन से तुम गायब रहती हो। जान पड़ता है ताश खेला करती हो। अचानक शेखर के बात करने का ढंग बदला हुआ देखकर ललिता डर गई। उसे ख्याल भी न था कि इस तरह का प्रश्न उठ सकता है। वह चुप हो रही। शेखर ने फिर पूछा, इधर कई दिन से ताश का खेल होता था, क्यों? ललिता ने संकुचित होकर धीरे से अपनी लाचारी जगाते हुए संकोच के स्वर में कहा, चारू के कहने से? क्या कहने से? कहते हुए शेखर ने एक बार सिर उठाकर ललिता की ओर देखा, फिर कहा, एकदम कपड़े लत्ते से लैस होकर आई हो। अच्छा, जाओ। लेकिन ललिता नहीं गई, वहीं चुपचाप खड़ी रही। चारूबाला का घर ललिता के घर के पास ही है। चारू उसकी बहनेली है, दोनों हमजोली हैं। चारू के घर वाले ब्रह्म समाजी हैं। इस गिरिंद के अलावा चारू के घर के सभी आदमी शेखर से परिचित हैं। 5-7 साल हुए गिरिंद्र कुछ दिन के लिए एक बार यहाँ आया था। अब वह बांकीपुर में पढ़ता था। कलकत्ते आने का न प्रयोजन ही हुआ और न वह आया ही। इसी कारण शेखर उसे जानता पहचानता न था। ललिता को फिर भी खड़े देखकर, बेकार क्यों खड़ी हो, जाओ, कहकर शेखर ने फिर किताब खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। 5 मिनट के लगभग चुप रहने के बाद ललिता ने फिर धीरे से पूछा, जाऊं? जाने को ही तो कह रहा हूं ललिता। शेखर का रंग ढंग देखकर ललिता के मन में थिएटर देखने का उत्साह उड़ गया। लेकिन बात ऐसी थी कि गए बिना भी न बनता था। तय यह हुआ कि आधा खर्च चारू का मामा देगा और आधा ललिता देगी। चारू के घर में सब लोग उसी की अपेक्षा कर रहे थे। देर होने के कारण ऊब रहे होंगे। जितनी देर हो रही है उतनी ही उन लोगों की बेचैनी बढ़ रही है। यह दृश्य कल्पना के द्वारा ललिता की आंखों के आगे नाचने लगा, किंतु बचने का कोई उपाय भी उसे नहीं सूझ पड़ता था। और भी 2-3 मिनट तक चुप रहने के बाद फिर उसने कहा, बस सिर्फ आज ही के दिन जाना चाहती हूँ। जाऊं? शेखर ने किताब को एक तरफ फेंक दिया और धमका कर कहा, दिख मत करो ललिता, जाने की इच्छा हो तो जाओ, अब अपना भला बुरा समझने लायक हो चुकी हो। सुनते ही ललिता चौंक उठी। ललिता को अक्सर शेखर झिड़कता, डांटता और धमकाता था। आज कुछ पहला ही मौका न था। सुनने और सहने का अभ्यास अवश्य था, लेकिन इधर 2-3 साल से ऐसी कड़ी झिड़की या झड़प झेलने की नौबत नहीं आई थी। उधर साथी सब राह देख रहे हैं,
इधर वह खुद भी पहन ओढ़ कर तैयार खड़ी है, सिर्फ रुपए लेने के लिए आना ही आफत हो गया। अब उन सब साथियों से जाकर वह क्या कहेगी? कहीं जाने आने के लिए ललिता को आज तक शेखर की ओर से पूरी स्वतंत्रता प्राप्त थी। वह कभी रोक टोक नहीं करता था। इसी धारणा के बल पर वह आज भी एकदम सज धज कर शेखर के पास केवल रुपए भर लेने आई थी। इस समय उसकी वह स्वाधीनता ही केवल ऐसे रूढ़ भाव में खर्च नहीं हो गई, बल्कि जिस लिए स्वाधीनता कुंठित हुई वह कारण कितनी बड़ी लज्जा की बात है, यह आज अपनी इस 13 वर्ष की अवस्था में पहली ही बार अनुभव करके वह भीतर ही भीतर जैसे कटी जा रही थी। अभिमान से आंखों में आंसू भरकर वह और भी 5 मिनट के लगभग खड़ी रही। इसके बाद अपने घर जाकर ललिता ने दासी के जरिए अन्नाकली को बुलाकर उसके हाथ में 10 रुपए देकर कहा, काली, आज तुम सब जाकर देख आओ, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। चारू से जाकर कह दे मैं आज न जा सकूंगी। अन्ना काली ने पूछा, कैसी तबीयत है, क्या हुआ? ललिता ने कहा, सिर में दर्द है, जी मतला रहा है, तबीयत बहुत ही खराब हो रही है। इतना कहकर वह करवट बदल कर लेट रही। इसके बाद चारू ने आकर बड़ी खुशामद की, जोर जबरदस्ती भी की, मामी से सिफारिश कराई, किंतु किसी तरह ललिता को उठकर चलने के लिए राजी न कर पाई। अन्ना काली 10 रुपए पा गई थी, इसलिए वह जाने को छटपटा रही थी। कहीं इस गड़बड़ में पड़कर जाना न हो सके, इस भय से उसने चारू को आर में लाकर रुपए दिखाकर कहा, दीदी की तबीयत अच्छी नहीं है, वे न जाएंगी तो क्या हर्ज है चारू दीदी, उन्होंने मुझे रुपए दे दिए हैं, यह देखो, आओ हम लोग चले। चारू ने समझ लिया अन्ना काली अवस्था में छोटी है तो क्या हुआ, बुद्धि उसमें किसी से कम नहीं है। वह राजी हो गई और अन्ना काली को लेकर चली गई। चारूबाला की मां मनोरमा को ताश खेलने का बड़ा शौक था, मगर मुश्किल यह थी कि खेलने का शौक जितना था उतनी निपुणता न थी। मगर ललिता उनकी इस कमी को दूर कर देती थी। वह खेलने में बहुत निपुण थी। मनोरमा का ममेरा भाई गिरिंद जब से आया था तब से इधर कई दिन से दोपहर भर लगातार ताश का खेल होता था। गिरिंद्र एक तो मर्द था, उस पर खेलना भी अच्छा था, जानता था। अतएव उसके मुकाबले में बैठकर खेलने के लिए मनोरमा को ललिता की अनिवार्य आवश्यकता होती थी। नाटक देखने जाने के दूसरे दिन ललिता को ठीक समय पर उपस्थित न देखकर मनोरमा ने बुला लाने के लिए अपनी दासी भेजी। उस समय ललिता बैठी हुई एक मोटी सी सादी कापी में किसी अंग्रेजी पुस्तक का बांग्ला में तर्जुमा लिख रही थी। नहीं गई। ललिता की सहेली चारू भी आकर कुछ न कर पाई। तब मनोरमा ने खुद जाकर पोथी कापी आदि सब झराके से उधेड़ फेंक कर कहा, ले उठ, चल जल्दी, परीक्षा पास करके तुझे जजी नहीं करनी होगी बल्कि ताशी खेलने पड़ेंगे, चल। ललिता असमंजस में पड़ गई। रुआसी सी होकर उसने अपनी असमर्थता जताई। कहा, आज किसी तरह जाना न होगा, कल आने का पक्का वादा करा। मगर मनोरमा ने एक न सुनी। अंत को यह हुआ कि मासी से कहकर जबरदस्ती हाथ पकड़कर उठाया। तब लाचार होकर ललिता गई। नियमानुसार आज भी ललिता को गिरिंद के विपक्ष में बैठकर ताश खेलना पड़ा, लेकिन आज खेल नहीं जमा। वह किसी तरह उधर मन न लगा सकी। ललिता खेलते समय आदि से अंत तक उदास और उचाट बनी रही और दिन ढलने के पहले ही उठ खड़ी हुई। जाते समय गिरिंद ने कहा, आपने कल रात को रुपए तो भेज दिए मगर गई नहीं, चलिए कल फिर चले। ललिता ने सिर हिलाकर धीमे स्वर में कहा, नहीं, मेरी तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी। गिरिंद ने हंसकर कहा, मगर अब तो आपकी तबीयत ठीक है ना, मैं कल फिर चलने के लिए कहता हूँ, चलिए ना। नहीं जी, कल आपको चलना ही पड़ेगा। ना ना, कल तो मुझे छुट्टी ही ना होगी। यह कहकर ललिता तेजी से चली गई। यह बात न थी कि केवल शेखर के डर से ही ललिता का मन आज खेल में नहीं लग पाया। नहीं, उसे खुद भी आज गिरिंद के मुकाबले में खेलते बड़ी लज्जा आ रही थी।
शेखर के ही घर की तरह इस घर में चारू के यहाँ भी ललिता लड़कपन से ही आती जाती रहती थी और अपने घर के लोगों के आगे जैसे निकलती बैठती वैसी ही इस घर के मर्दों के सामने भी। इसी कारण चारू के मामा से भी उसके कुछ पर्दा नहीं किया। शुरू से ही बोलने चालने में वह नहीं हिचकी, किंतु आज गिरिंद के आगे बैठकर जब तक वह खेलती रही, न जाने कैसे उसकी यही जान पड़ा कि इसी अल्प परिचय से इतने ही दिनों के भीतर गिरिंद उसे कुछ विशेष प्रीति की नजर से देखने लगा है। आज से पहले उसने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि पुरुषों की प्रीति पूर्ण दृष्टि इतनी लज्जा की सृष्टि कर सकती है। अपने घर में एक झलक दिखाकर ही ललिता शेखर के घर में हो रही सीधे शेखर के कमरे में घुसकर लगे हाथ अपने काम में जुट गई। छुटपन से ही इस घर के छोटे मोटे साधारण सफाई के काम ललिता कर दिया करती थी। शेखर की किताबों को कायदे से संभालना और रखना, मेज का सारा सामान सजाना, दवात कलम वगैरह साफ करना वगैरह सब काम ललिता ही करती थी। उसके सिवा इधर ध्यान देने वाला दूसरा कोई न था। इधर 6-7 दिन हाथ न लगाने के कारण काम बहुत बढ़ गया था। शेखर के आने से पहले ही सब काम करके चले जाने का इरादा करके ललिता काम में जुट गई। ललिता भुवनेश्वरी को माँ कहती थी। मौका मिलने पर उन्हीं के आसपास बनी रहती थी और चूंकि वह खुद किसी और को गैर नहीं समझती थी, इसलिए उसे भी कोई गैर नहीं समझता था। 8 बरस की थी जब माँ बाप के मर जाने पर उसे मामा के घर पर आना पड़ा था। तभी से वह छोटी बहन की तरह शेखर के ही आसपास रहकर उसी से पढ़ लिख कर आज इतनी बड़ी हुई है। यह सभी को मालूम है कि ललिता पर शेखर का विशेष स्नेह है, लेकिन वह स्नेह रंग बदलते बदलते इस समय कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, इसका खबर किसी को न था, ललिता को भी नहीं। सभी लोग ललिता को बचपन से ही शेखर के निकट एक सरीखा असीम आदर और प्यार दुलार पाते देखते आ रहे हैं और आज तक उसमें कुछ भी किसी को बेजा नहीं जान पड़ा। अथवा यह कहो कि ललिता के संबंध में शेखर की कोई भी हरकत ऐसी नहीं हो पाई कि उस पर विशेष रूप से किसी की दृष्टि आकृष्ट होती। मगर फिर भी कभी किसी दिन किसी ने उसकी कल्पना तक नहीं की कि यह लड़की इस घर की बहू बनकर इस घर में स्थान पा सकती है। यह ख्याल न ललिता के घर में किसी को था और न भुवनेश्वरी को। ललिता ने सोच रखा था कि काम खत्म करके शेखर के आने से पहले ही वह चली जाएगी, लेकिन अनमनी होने के कारण घड़ी पर नजर नहीं पड़ी। देर हो गई। अचानक दरवाजे के बाहर जूतों की चरमराहट सुनकर सिर उठाकर ही सिटपिटाई हुई ललिता एक किनारे हटकर खड़ी हो गई। शेखर ने भीतर घुसते ही कहा, अच्छा तुम हो? कल कितनी रात बीते लौटी? ललिता ने कुछ जवाब नहीं दिया। शेखर ने एक गद्दीदार आराम कुर्सी पर हाथ पैर फैलाकर लेटे लेटे वही सवाल दोहराया। कहा, लौटना कब हुआ था? 2 बजे? 3 बजे? मुंह से बोल क्यों नहीं निकलता? ललिता फिर भी उसी तरह चुपचाप खड़ी रही। शेखर ने खिजलाकर कहा, नीचे जाओ, माँ बुला रही है। भुवनेश्वरी भंडारी की कोठरी के सामने बैठी जलपान का सामान रकाबी में रख रही थी। ललिता ने पास जाकर पूछा, मुझे बुला रही थी माँ? कहा, मैंने तो नहीं बुलाया, कहकर सिर उठाकर ललिता का मुख देखते ही उन्होंने कहा, तेरा चेहरा ऐसा सूखा क्यों है ललिता? जान पड़ता है आज अभी तक तूने कुछ खाया नहीं। क्यों? ललिता ने गर्दन हिलाई। भुवनेश्वरी बोली, अच्छा जा अपने दादा को जलपान का सामान देकर जल्दी मेरे पास आ। ललिता ने दम भर बाद मिठाई की रकाबी और जल का गिलास लिए हुए ऊपर आकर कमरे में देखा। शेखर अभी तक उसी तरह आंखें मूंदे लेटा हुआ है, दफ्तर के कपड़े भी नहीं उतारे, न हाथ और मुंह ही धोया। पास आकर धीरे से उसने कहा, जलपान का सामान लाई हूँ। शेखर ने आंखें खोले बिना ही कह दिया, कहीं रख दो आओ। मगर ललिता ने रखा नहीं, वह हाथ में लिए चुपचाप खड़ी रही। शेखर को आंखें न खोलने पर भी मालूम पड़ रहा था कि ललिता वहीं खड़ी है, गई नहीं। 2-3 मिनट चुप रहने के बाद शेखर ही फिर बोला, कब तक इस तरह खड़ी रहोगी ललिता? मुझे अभी देर है, रख दो और नीचे जाओ। ललिता चुपचाप खरी खरी मन में बिगड़ रही थी।
मगर उस भाव को दबाकर कोमल स्वर से बोली, देर है तो होने दो, मुझे भी तो इस समय नीचे कोई काम नहीं करने को है। अब कि शेखर ने आंखें खोलकर देखा और हंसते हुए बोला, भला मुंह से बोल तो फूटा, नीचे काम नहीं है तो बगल वाले घर में बहुत काम होगा, वहां भी ना हो तो उसके आगे के घर में काम की कमी न होगी। तुम्हारा घर एक ही तो नहीं है ललिता। सो तो है ही, कहकर ललिता ने क्रोध के मारे मिठाई की रकाबी को तनिक जोर से टेबल पर रख दिया और तेजी के साथ कमरे के बाहर निकल गई। शेखर ने पुकार कर कहा, शाम के बाद जरा फिर हो जाना। सैकड़ों दफे ऊपर नीचे चढ़ना उतरना मुझसे नहीं हो सकता। यह कहती हुई वह चली गई। नीचे आते ही माँ ने कहा, अपने दादा को मिठाई और पानी तो दे आई, मगर पान भूल ही गई। फिर जाना पड़ेगा। मुझे तो बड़ी भूख लग रही है माँ, हम उसे ऊपर चढ़ा उतरा ना जाएगा और किसी के हाथ भेज दो। यह कहने के साथ ही वह लत से नीचे बैठ गई। ललिता के मनोहर मुखमंडल में रोष का असंतोष झलकता देखकर भुवनेश्वरी ने मंद मुस्कान के साथ कह दिया, अच्छा तू बैठकर खा पी ले, किसी मेहरी के हाथ भेज देती हूँ। ललिता ने फिर कुछ कहा सुना नहीं, जाकर भोजन करने बैठ गई। वह उस समय थिएटर देखने नहीं गई थी, फिर भी शेखर ने उसे बकझक की। यही ललिता को बुरा लगा। इसी पर रूठ कर ललिता 4-5 दिन शेखर को नहीं दिखाई दी, मगर शेखर के दफ्तर जाने पर दोपहर को रोज जाकर वह शेखर के कमरे की सफाई वगैरह अपना काम सब कर आया करती थी। अपनी गलती मालूम होने पर शेखर ने 2 दिन बराबर ललिता को बुला भेजा। वह नहीं आई। उस मोहल्ले में अक्सर एक दिन दुखी बूढ़ा फकीर भीख मांगने आया करता था। उस बेचारे पर ललिता की बड़ी ममता थी। जब कभी वह भजन गाकर भिक्षा मांगता था तो ललिता उसे 1 रुपया दिया करती थी। 1 रुपया प्राप्त होने पर उसके आनंद का ठिकाना न रहता था। ललिता को वह सैकड़ों आशीर्वाद देता था और वह बड़े चाव से उन आशीर्वादों को सुनती थी। फकीर कहता था, ललिता उस जन्म की मेरी माँ है। पहली दृष्टि पड़ते ही फकीर उसे अपनी माँ समझने लगा है। वह बड़े ही करुण स्वर से उसे अपनी माँ कहकर पुकारता है। आज भी उसने आते ही माँ को पुकारा, ओ माँ, मेरी माँ, तुम आज कहाँ हो? आज इस प्रकार अपने बेटे की आवाज सुनते ही ललिता कठिनाई में पड़ गई। आखिर वो इस समय उसको रुपया दे तो कहाँ से दे? इस समय शेखर घर में ही मौजूद होंगे, वह उनके सामने रुपया लाने जाए कैसे? वह उससे नाराज है। कुछ समय सोचते रहने के बाद वो अपनी मामी के पास गई। अभी अभी उसकी मामी की झकझक नौकरानी से हो गई थी, इस कारण मुंह लटकाए खाने की तैयारी कर रही थी। ऐसी स्थिति में ललिता को कुछ कहने की हिम्मत न हुई। वह वापस चली आई और किवाड़ की ओर से देखा कि बूढ़ा फकीर चौतरे पर अभी भी बैठा है और भजन गाने में मस्त है। ललिता के हृदय में एक खलबली सी मच गई। आज तक उसने इस फकीर को निराश नहीं लौटाया था, इसलिए वो आज भी लौटाना नहीं चाहती थी। उसका मन क्षुब्ध हो रहा था। भिखारी ने फिर एक बार माँ कहकर पुकारा। इसी बीच अन्ना काली दौड़ती हुई आई और उसने सूचना दी कि दीदी, तुम्हारा बूढ़ा बेटा बड़ी देर से आवाज लगा रहा है। ललिता ने कहा, मेरी अच्छी अन्नो, जरा सुन तो। अगर तू मेरा एक जरूरी काम कर दे तो मैं तुझे अच्छी अच्छी चीजें दूंगी। तू जल्दी से चली जा, शेखर भैया से 1 रुपया लेकर आ। अन्ना काली तेजी से दौड़ती हुई गई और 1 रुपया लाकर ललिता को दिया। ललिता ने पूछा, शेखर दादा ने देते समय कुछ कहा नहीं? कुछ भी नहीं, केवल यही कहा कि बास्केट की जेब से निकाल लो। मेरे विषय में तो कुछ नहीं कहते थे। नहीं, कुछ भी नहीं, कहकर वह खेलने में लग गई। रुपया लाकर ललिता ने उस बूढ़े भिखारी को दिया और चली गई। आज उसने आशीर्वाद तक न सुने। पता नहीं क्यों उसे कुछ भी अच्छा न लगता था। उसका चित्त परेशान था। दोपहर के पश्चात अन्ना काली को बुलाकर पूछा, अन्नो, आजकल तुम अपने शेखर दादा से पढ़ने नहीं जाती? जाती क्यों नहीं? रोज जाती हूँ। ललिता, दादा मेरे बारे में कुछ नहीं पूछते? अन्ना, नहीं। हाँ, उन्होंने पूछा था कि ताश खेलने दोपहर को जाती हो या नहीं। बेचैनी के साथ ललिता ने फिर कहा। फिर तूने क्या कहा? अन्ना काली, यही कि तुम चारू के यहाँ रोज ताश खेलने जाती हो। शेखर दादा ने पूछा, तो खेलता कौन कौन है? मैंने कहा, चारू दीदी,
तुम, मौसी और चारू के मामा। अच्छा दीदी, तुम सब में सबसे अच्छा कौन खेलता है, तुम या चारू के मामा? मौसी तो कहा करती है तुम अच्छा खेलती हो। यह सुनकर ललिता में मानो आग लग गई हो। वह डांट कर कहने लगी, यह सब तूने क्यों कहा? पाजिन कहीं की, तू हर बात में आधी खिचड़ी पकाया करती है। चली जा मुँह जली, अब मैं तुझे कभी कुछ न दूंगी। यह कहकर ललिता वहां से चली गई। ललिता के इस प्रकार बदलते हुए भावों में अन्ना काली हैरान हो गई। उसकी कच्ची बुद्धि ने यह न समझा कि ललिता क्यों एकदम बिगड़ गई। 2 दिन से ताश का अड्डा नहीं जमता। ललिता के न आने से मनोरमा का खेल बंद हो गया है। मनोरमा के हृदय में यह संदेह भावना जागृत हो चुकी थी कि गिरिंद्र ललिता की तरफ आकर्षित हो रहा है। उस पर रीझ कर गिरिंद्र बेचैन होता जा रहा है। मनोरमा ने देखा यह 2 दिन गिरिंद्र ने कितनी परेशानी और बेचैनी से काटे हैं। यही नहीं, उसने बाहर घूमने जाना तक बंद कर दिया है। अब वह केवल कमरे में ही इधर उधर उठता बैठता दिन काट देता है। तीसरे दिन दोपहर के समय उसने बहन से कहा, बहन क्या खेले, आज 3 आदमी ही खेले। मनोरमा की इस बात को सुनकर गिरिंद्र का उत्साह भंग हो गया। वह बोला, कहीं 3 आदमी में भी खेल होता है? उस घर की लड़की जिसका नाम ललिता है उसे बुला लो ना जीजी। मनोरमा, वह ना आएगी। गिरिंद्र उमंग में तुरंत बोल उठा, क्यों नहीं आएगी? उसके घर वालों ने मना कर दिया है या अपने से? नहीं, वह अपने आप ही नहीं आती। उसके मामा मामी के ऐसे भाव नहीं है। गिरिंद्र के मुंह पर प्रसन्नता की झलक दौड़ गई। वह बोला, फिर तो तुम्हारे जाने भर की देर है, जरा जाकर कह दोगी तुरंत आ जाएगी। यह बात गिरिंद्र ने कह तो दी पर अपने मन में संकोच कर रहा था। उसके हृदय की बात ताड़ कर मनोरमा ने हंसते हुए कहा, अच्छा, अभी जाकर बुला लाती हूँ। यह कहकर वह ललिता के घर गई और उसे पकड़कर साथ ही ले आई। आज फिर ताश का अड्डा जमा। आज वास्तव में ताश खूब जमा। ललिता की जीत होती रही। 2 घंटे तक खेल बहुत ही बढ़िया जमा रहा और सभी लोग दत्तचिन थे। उसी समय अन्ना काली दौड़ती हुई आई और ललिता का हाथ पकड़कर घसीटते हुए बोली, दीदी जल्दी चलो, शेखर दादा बुलाते हैं। शेखर नाम सुनते ही ललिता का चेहरा पीला पड़ गया। उसने ताश छोड़ दिया और पूछा, क्या दादा आज काम पर नहीं गए हैं? मुझे क्या मालूम, शायद आज जल्दी आ गए हैं। ललिता ने मनोरमा की ओर कुंठित भाव से देखकर कहा, मौसी मैं जाती हूँ। उसका हाथ पकड़कर मनोरमा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अभी 2-4 हाथ और खेल लो। परेशान होकर ललिता ने कहा, मौसी अब ना खेल सकूंगी, यदि जरा भी देर हो गई तो वो नाराज हो जाएंगे। इतना कहकर दौड़ती हुई चली गई। गिरिंद्र ने पूछा, यह शेखर दादा कौन है? मनोरमा, वह इसी सामने वाले बड़े महल में रहते हैं। गर्दन हिलाते हुए गिरिंद्र ने कहा, वह महल? तब तो शायद नवीन बाबू के कोई रिश्तेदार हैं। मनोरमा ने हंसते हुए कहा, कैसे रिश्तेदार? ललिता के मामा के मकान तक को तो वह बूढ़ा हड़प लेने के लिए तैयार है। बड़े आश्चर्य के साथ गिरिंद्र बहन की तरफ देखता रहा। मनोरमा ने सारी कहानी सुनानी प्रारंभ की कि किस तरह से आर्थिक कठिनाइयों के कारण गुरुचरण बाबू की मझली पुत्री की शादी रुकी हुई थी। नवीन राय ने काफी ब्याज पर उनका मकान रेहन रख लिया। अब तक भी वो रुपया अदा नहीं हुआ और नवीन राय यह मकान हड़प ही लेंगे। वह इसी घात में है भी। सारी कहानी सुना चुकने के बाद मनोरमा ने यह भी कहा कि उस बूढ़े की हार्दिक इच्छा यह है कि बेचारे गुरुचरण बाबू का मकान सत्यानाश करके उसी स्थल पर शेखर के लिए बहुत ही सुंदर विशाल महल बनवाए। 2 लड़कों के लिए अलग अलग मकान है परंतु तीसरे के लिए नहीं है। सभी बातें सुनकर गिरिंद्र को बहुत दुख हुआ और गुरुचरण बाबू की दशा पर बहुत तरस आया। वह बोला, जी अभी तो गुरुचरण बाबू की और भी लड़कियां हैं ना, उनका कैसे कामकाज होगा? मनोरमा ने उत्तर दिया, उनकी कन्याएं तो हैं ही, उसके सिवा उनकी भांजी भी तो है। उस अनाथ ललिता का पूरा बोझ इस बेचारे उनके मामा पर है। लड़कियों की उम्र काफी हो आई है, 1-2 वर्ष में ही उनका विवाह हो जाना चाहिए। फिर भी साथ ही उन्हें अपने समाज से मदद मिलने की भी कोई आशा नहीं, बल्कि समाज से निकाल देने वाले अनेक है। प्रथा के अनुसार न चलने पर तुरंत समाज से अलग कर देते हैं। हमारा ब्रह्म समाज तो
इन सब के समाज से लाखों दर्ज अच्छा है। गिरिंद चुप ही रहा। मनोरमा फिर कहने लगी, उस दिन ललिता की मामी मेरे पास ललिता के लिए सोच विचार कर रो रही थी। क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी ठिकाना नहीं है। उसके पानी ग्रहण के शोक में गुरुचरण बाबू को खाना पीना तक नहीं हजम होता। गिरिंद भैया, तेरे बहुत से जान पहचान वाले मुंगेर में होंगे। क्या कोई तेरा मित्र ऐसा नहीं है जो ललिता की सुंदरता और गुणों को देखकर उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए? वास्तव में ललिता के समान गुणी तथा विदुषी लड़की मिलना कठिन है। लाखों लड़कियों में वह एक ही रूपवती है। गिरिंद ने दुखपूर्ण झूठी हंसी हंसकर कहा, ऐसी जान पहचान वाला आदमी कहाँ पा सका दीदी? फिर भी हाँ, इस कार्य में धन देकर उनकी सहायता कर सकता हूँ। गिरिंद के पिता ने डॉक्टरी में अथाह धन इकट्ठा किया था। उस संपूर्ण धन का एकमात्र अधिकारी गिरिंद नहीं था। मनोरमा, तो क्या तू रुपया उधार देगा? गिरिंद ने कहा, उधार क्या दूंगा जीजी, पर हाँ, वह जब दे सकेंगे दे देंगे और न दे सकेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं। आश्चर्य में पड़कर मनोरमा ने कहा, आखिर इस तरह से उन्हें रुपया दे देने से तुझे क्या लाभ होगा? यह लोग न हमारी बिरादरी के हैं और न समाज के। फिर तुम ही बताओ कि इस प्रकार रुपया कौन दे देता है? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लग रही है? प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मैं फिर हाजिर होंगी इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।